बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, माय नेम इज़ असदुर्रहमान एंड वी आर स्टडिंग अबाउट द चैप्टर नंबर 5 डेट इज़ फिज़िकल स्टेट्स ऑफ मैटर। हमने कहा था कि इस चैप्टर के अंदर हमने किस चीज़ को स्टडी करना है कि मैटर की ज़ाहरी हालतें कितनी हैं और इस बात को हमने डिटेल से क्या करना है, स्टडी करना है। तो आपने मैटर की सेकंड फिज़िकल स्टेट को स्टडी करना शुरू किया था, डेट इज़ लिक्विड स्टेट। अब आपको पता है कि हम लिक्विड स्टेट में किस चीज़ को स्टडी करते हैं, लिक्विड्स को। तो आपने लिक्विड्स की टिपिकल प्रॉपर्टीज़ को स्टडी करना शुरू किया था। तो आज हम लिक्विड की फोर्थ टिपिकल प्रॉपर्टीज़ को स्टडी करना शुरू करेंगे, डेट इज़ फ्रीजिंग पॉइंट। अब आपके जहन में आता है व्हाट इज़ फ्रीजिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट क्या है। आप छोटी क्लासेस से इसकी डेफिनेशन पढ़ते आ रहे हैं। छोटी क्लासेस में आपने पढ़ा कि वो टेम्परेचर जिस पर आपका जो लिक्विड है वो फ्रीज़ करता है, उस टेम्परेचर को नाम क्या देते हैं, फ्रीजिंग पॉइंट। लेकिन आज हम उसकी प्रॉपर डेफिनेशन पढ़ेंगे कि किस टेम्परेचर के ऊपर वो फ्रीज़ करेगा, कैसे करेगा। तो हम इस बात को यहाँ पर क्या करेंगे, स्टडी करेंगे। तो चलें स्टार्ट करते हैं। अब देखिए, हम लिक्विड्स को स्टडी करें। जब हम किसी भी लिक्विड को क्या करें, ठंडा करें, तो ठंडा करने पर उसमें जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होती है वो क्या हो जाती है, स्ट्रांग हो जाती है। और मॉलिक्यूल की जो काइनेटिक एनर्जी कम होने और इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स के स्ट्रांग होने की वजह से आपका जो लिक्विड है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, सॉलिड में। ठीक है, चलें इस बात को देखें। देखें, आपको पता है मैटर कितनी स्टेट में एग्जिस्ट कर रहा है, 3 में, सॉलिड, लिक्विड और गैस। ठीक है, अब हमारे पास मैटर की 3 स्टेट हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस। अगर हम इसमें देखें तो सबसे ज़्यादा जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रांग होती है वो किस में होती है, सॉलिड में। उससे वीक किस में होती है, लिक्विड में। और उससे वीक किस में होती है, गैस में। ठीक है, अब हम लिक्विड की बात करें। जब हम लिक्विड को ठंडा करते हैं तो ठंडा करने पर मॉलिक्यूल्स की जो काइनेटिक एनर्जी है वो क्या होती है, कम होती है। जब कम होगी तो मॉलिक्यूल्स स्लोली मूव करेंगे और वो एक दूसरे के क्या आएंगे, करीब आएंगे। जब करीब आएंगे तो उसमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स के स्ट्रांग होने की वजह से आपका जो लिक्विड है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, सॉलिड में। ठीक है, चलिए देखें। आप घर में क्या करते हैं, किसी बर्तन के अंदर क्या करते हैं, वाटर को लेते हैं। कौन सा लिक्विड ले लेते हैं, वाटर। और उसको आप किसके अंदर रखते हैं, फ्रीज़र के अंदर। जब रखते हैं तो आपका जो है, आप देखते हैं कि फ्रीज़र में टेम्परेचर कम होता है। जब आप उस वाटर को ठंडा करते हैं तो ठंडा करने पर आपका जो लिक्विड है उसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रांग होती है। और स्ट्रांग होने पर आपका जो वाटर है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, आइस में, यानी सॉलिड फॉर्म में क्या हो जाता है, हमारे पास है, कन्वर्ट हो जाता है। यहाँ तक क्लियर। चले नेक्स्ट चलते हैं। अब पहले हम देख लेते हैं कि व्हाट इज़ फ्रीजिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट क्या है, इसकी सिंपल सी डेफिनेशन को समझ लेते हैं। तो चलें स्टार्ट करते हैं। देखें, जब हम किसी भी लिक्विड को क्या करेंगे, ठंडा करेंगे, तो ठंडा करने पर आपके जो लिक्विड्स की जो मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी है वो भी क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। जब कम होगी तो कम होने की वजह से मॉलिक्यूल एक दूसरे के क्या आएंगे, करीब आएंगे। जब करीब आएंगे तो करीब आने पर उसमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स स्ट्रांग होगी। तो स्ट्रांग होने की वजह से आपका लिक्विड किस में कन्वर्ट हो जाएगा, सॉलिड में। तो आपका लिक्विड किस में कन्वर्ट हो गया, सॉलिड में। यहाँ तक क्लियर। चले नेक्स्ट चलते हैं। अब आपका लिक्विड मुकम्मल सॉलिड में कन्वर्ट नहीं हुआ, बल्कि आपका कुछ लिक्विड सॉलिड में कन्वर्ट हुआ और कुछ अभी बाकी किस फॉर्म में है, लिक्विड में। यहाँ तक क्लियर। चले नेक्स्ट चलते हैं। अब ये जो हमारे पास है लिक्विड है, आपको पता है कि लिक्विड से हर वक्त क्या आती है, एवेपोरेशन होती है। हर वक्त हर टेम्परेचर के ऊपर आपका जो लिक्विड है वो एवेपोरेट करता है। वो यहाँ पर वेपर्स फॉर्म में क्या होता है, हमारे पास है, कन्वर्ट होता है। गैसेस फॉर्म में क्या होता है, हमारे पास कन्वर्ट होता है। ठीक है, तो जब आप लिक्विड को, जैसे वाटर को अगर हम ठंडा करते जाएँ तो ठंडा करते करते जब हम 0 डिग्री सेल्सियस पे पहुँचते हैं तो उस वक्त वाटर के मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी कम होने की वजह से बहुत कम मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी हाई होगी। जब थोड़े मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी हाई होगी तो सरफेस पे भी मॉलिक्यूल क्या आएंगे, कम आएंगे। जब मॉलिक्यूल सरफेस पे कम आएंगे तो फिर थोड़े मॉलिक्यूल इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स को तोड़कर किस में कन्वर्ट होंगे, वेपर में। जब वेपर कम बनेंगे तो कम बनने की वजह से उनका वेपर प्रेशर भी क्या होगा, कम होगा। तो जब हम लिक्विड को ठंडा करते हैं तो ठंडा करने पर जो लिक्विड है
उसमें एवेपोरेशन का प्रोसेस स्लो हो जाता है, लिक्विड से वेपर बनने का जो प्रोसेस है स्लो हो जाता है। जब वेपर कम बनेंगे तो उसका वेपर प्रेशर भी क्या होता है हमारे पास है, कम होता है। यहाँ तक क्लियर। तो जब आप वाटर का 0 डिग्री सेल्सियस पे चले जाते हैं तो 0 डिग्री सेल्सियस पे आपका जो वाटर है वो लिक्विड स्टेट में भी होता है और किस फॉर्म में भी होता है, सॉलिड में। अब उस वक्त आपका जो वाटर का वेपर प्रेशर होता है वो कितना होता है, 4.58। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। अब आप देखते हैं कि जब आप सॉलिड को लेते हैं, आइस को लेते हैं, बर्फ़ को निकालें तो आपको उसके ऊपर से वेपर्स बनते नज़र आते हैं। जब आप बर्फ़ को बाहर निकालते हैं तो आप देखते हैं उसके ऊपर से भी आपको वेपर्स बनते नज़र आ रहे हैं। इसका मतलब है कि आपके सॉलिड से भी एवेपोरेशन हो रही है, वहाँ पर भी क्या बन रहे हैं, वेपर्स। अब यहाँ पर वो टेम्परेचर जिस पर आपका जो लिक्विड है वो किस में कन्वर्ट हो, सॉलिड में, ठीक है। और उस टेम्परेचर के ऊपर आपका सॉलिड भी मौजूद है और आपका जो लिक्विड भी मौजूद है, दोनों फॉर्म एग्जिस्ट कर रहे हैं। तो आपके लिक्विड से जितने वेपर बन रहे हैं और आपके जो सॉलिड से जो वेपर बन रहे हैं, जब दोनों का प्रेशर एक दूसरे के इक्वल हो जाता है तो उस टेम्परेचर को नाम क्या देते हैं, फ्रीजिंग पॉइंट। क्या सिंपल सी डेफिनेशन समझ आई कि जब हम किसी भी लिक्विड को ठंडा करें तो ठंडा करने पर आपका लिक्विड किस में कन्वर्ट हो जाए, सॉलिड में, लेकिन मुकम्मल सॉलिड में नहीं। उस टेम्परेचर पर आपका लिक्विड भी मौजूद हो और सॉलिड भी मौजूद हो, ठीक है। अब आप देखें तो आपके जो लिक्विड है उससे क्या हर टेम्परेचर के ऊपर क्या बनते हैं, वेपर। तो इसका मतलब है कि उस टेम्परेचर पर भी आपके लिक्विड से कुछ ना कुछ वेपर बनेंगे और उसका भी कुछ ना कुछ क्या होगा, वेपर प्रेशर। तो आपके जो आइस है, जैसे हम वाटर को ले लें तो इसकी सॉलिड फॉर्म वाली कौन सी, आइस। आप बर्फ़ को बाहर निकालते हैं तो उसके ऊपर से भी वेपर्स बनते नजर आते हैं। तो जो सॉलिड फॉर्म है उसमें से भी क्या बनते नजर आए, वेपर। तो वो टेम्परेचर जिस पर आपके लिक्विड और आपके जो सॉलिड फॉर्म है उन दोनों से जो वेपर बनते हैं, जिस टेम्परेचर के ऊपर दोनों का जो वेपर बन रहे हैं उनका प्रेशर एक दूसरे के इक्वल हो जाता है, तो उस टेम्परेचर को नाम क्या देते हैं, फ्रीजिंग पॉइंट। यहाँ तक क्लियर। चलेंगे अब हम इसकी प्रॉपर डेफिनेशन देखते हैं। देखें, व्हेन लिक्विड्स आर कूल्ड, ठीक है, जब हम किसी भी लिक्विड को, ठीक है, क्या करते हैं, ठंडा करेंगे। जब हम किसी भी लिक्विड को क्या करते हैं, ठंडा करेंगे, तो ठंडा करने पर मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी कम होगी। जब कम होगी तो बहुत थोड़े मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी हाई होने की वजह से थोड़े मॉलिक्यूल सरफेस पे आएंगे। जब थोड़े मॉलिक्यूल सरफेस पे आएंगे तो थोड़े मॉलिक्यूल एवेपोरेट करेंगे, थोड़े मॉलिक्यूल लिक्विड से किस में कन्वर्ट होंगे, वेपर में। जब वेपर कम बनेंगे तो उनका वेपर प्रेशर भी क्या होगा, कम होगा। द वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड डिक्रीजेज। तो कहते हैं जब हम लिक्विड को ठंडा करते हैं तो ठंडा करने पर आपका जो लिक्विड है उसका वेपर प्रेशर भी क्या करता है, डिक्रीज करता है। यहाँ तक बात समझ आ गई कि ठंडा करने पर जैसे जैसे टेम्परेचर कम करते जा रहे हैं वेपर प्रेशर भी क्या कर रहा है, हमारे पास से कम हो रहा है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। अ स्टेज रीच, एक स्टेज पहुँचती है, व्हेन द वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड। अब जब आप देखते हैं कि आपने ठंडा करते गए तो आपका जो लिक्विड है वो किस में भी कन्वर्ट हो रहा है, साथ साथ सॉलिड में भी कन्वर्ट हो रहा है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के स्ट्रांग होने से। लेकिन उस स्टेज के ऊपर आपका लिक्विड भी मौजूद है और आपका क्या मौजूद है, सॉलिड फॉर्म में। तो कहते हैं एक स्टेज पर पहुंचते हैं जिस पर आपके लिक्विड से जो वेपर बन रहे हैं उनका प्रेशर बिकम इक्वल, वो क्या हो जाता है, इक्वल हो जाता है किसके, वेपर प्रेशर ऑफ सॉलिड। जो उस लिक्विड से जो सॉलिड बने तो उस सॉलिड से भी जो वेपर बने उस वेपर के प्रेशर के क्या हो जाए, इक्वल हो जाए। यहाँ तक बात समझ आई कि आपके लिक्विड से जो वेपर बन रहे हैं और आपके जो सॉलिड से वेपर बन रहे हैं दोनों का प्रेशर एक दूसरे के क्या हो जाए, इक्वल हो जाए। तो जिस टेम्परेचर पर भी दोनों का वेपर प्रेशर एक दूसरे के इक्वल होगा उसको नाम क्या देंगे, फ्रीजिंग पॉइंट। अब एट दिस टेम्परेचर, उस टेम्परेचर के ऊपर आपका लिक्विड और सॉलिड को एक्सिस्ट, आपका लिक्विड भी मौजूद है और सॉलिड भी मौजूद है, को एक्सिस्ट यानी इकट्ठे मौजूद हैं इन डायनामिक इक्विलिब्रियम। आपके लिक्विड और सॉलिड जो हैं वो इकट्ठे मौजूद होते हैं किस में, डायनामिक इक्विलिब्रियम में। अब डायनामिक का मतलब होता है स्टिल कंटिन्यू, इक्विलिब्रियम जहाँ पर आपके दो प्रोसेस एक दूसरे के क्या हो जाते हैं, इक्वल हो जाते हैं, दोनों का रेट एक दूसरे के क्या होता है, इक्वल होता है। देखिए जब आप देखते हैं कि लिक्विड जो है अब वो किस में कन्वर्ट हो रहा है, सॉलिड में, तो आप देखते हैं कि टेम्परेचर कम होने की वजह से लिक्विड में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगी, स्ट्रांग होगी। तो स्ट्रांग होने की वजह से आपके लिक्विड के मॉलिक्यूल किस में कन्वर्ट हो रहे हैं, सॉलिड में। अब जितनी तेज़ी से लिक्विड के मॉलिक्यूल किस में कन्वर्ट हो रहे हैं, सॉलिड में, उतनी तेज़ी से सॉलिड के मॉलिक्यूल किस में कन्वर्ट होने चाहिए, लिक्विड में। अब वो कैसे, देखिए जब हम सॉलिड को देखें यहाँ पर किस में कन्वर्ट हो रहे हैं, वेपर्स में। आप देखते हैं आइस को लेते हैं घर में तो उससे क्या बनते हैं, वेपर्स। अब वो वेपर जो हैं जब वो टेम्परेचर कम होने की वजह से वो वेपर्स कंडेंस करेंगे तो कंडेंस करके आपकी जो गैसेस फॉर्म है वेपर्स वो किस में कन्वर्ट होगी, लिक्विड में। अब देखिए यहाँ पर
अब आप देख रहे हैं कि जितनी तेज़ी से आपके जो लिक्विड सॉलिड में कन्वर्ट हो रहे हैं उतनी तेज़ी से आपका सॉलिड जो है पहले गैस में और गैस से किस में दोबारा से लिक्विड में, तो आपका सॉलिड उतनी तेज़ी से लिक्विड में कन्वर्ट हो। तो कहता है डायनामिक इक्विलिब्रियम विद ईच अदर, वो एक दूसरे के साथ क्या आते हैं, डायनामिक इक्विलिब्रियम में होते हैं। तो जिस टेम्परेचर के ऊपर आपका लिक्विड और सॉलिड इकट्ठे मौजूद होते हैं और उस टेम्परेचर के ऊपर आपके जितने लिक्विड के मालिक्यूल सॉलिड में कन्वर्ट हो रहे होते हैं उतने सॉलिड के मालिक्यूल किस में कन्वर्ट हो रहे होते हैं, लिक्विड में। तो दिस इज कॉल्ड फ्रीजिंग पॉइंट। तो हम उस टेम्परेचर को नाम क्या देंगे, फ्रीजिंग पॉइंट। यहाँ तक क्लियर। तो आपने डेफिनेशन क्या देखी कि जब हम किसी भी लिक्विड को ठंडा करें तो ठंडा करने पर, ठीक है, उसका वेपर प्रेशर क्या करते हैं, डिक्रीज करते हैं। यहाँ तक बात समझ आ गई। फिर आपने देखा कि वेपर प्रेशर डिक्रीज करेगा और दूसरी बात फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रांग होने से वो साथ साथ लिक्विड से भी किस में कन्वर्ट हो जाएगा, सॉलिड में। अब जिस टेम्परेचर के ऊपर आपकी लिक्विड स्टेट भी मौजूद है, सॉलिड स्टेट भी मौजूद है, तो उस टेम्परेचर के ऊपर आपके लिक्विड से जितने वेपर बने और सॉलिड से जितने वेपर बने, दोनों का वेपर प्रेशर एक दूसरे के इक्वल हो जाए, तो उस टेम्परेचर को नाम क्या देते हैं, फ्रीजिंग पॉइंट। हम उसको नाम क्या देंगे, फ्रीजिंग पॉइंट। ये उसकी क्या होगी, हमारे पास डेफिनेशन होगी। चलें इस डेफिनेशन को समझते हैं विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल की मदद से। चलें देखें, आप घर में क्या करते हैं, किसी बर्तन के अंदर, किसी बाउल के अंदर क्या करते हैं, पानी भरते हैं। भरने के बाद आप उसे क्या करते हैं, फ्रीज़र में रख देते हैं। ठीक है, जब आप फ्रीज़र में रखते हैं तो रखने पर आप देखते हैं कि आपका जो बर्फ़ है वो किस में, आपका जो वाटर है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, आइस में। आपका वाटर किस में कन्वर्ट हो जाता है, आइस में। अब जो आइस है वो किस, उसकी कौन सी फॉर्म है हमारे पास है, सॉलिड फॉर्म है, जबकि आपका जो वाटर है वो किस फॉर्म में हमारे पास है, लिक्विड फॉर्म में है। यही है। अब क्या सारा वाटर जब आइस में कन्वर्ट होता है तो इसको फ्रीजिंग पॉइंट कहेंगे, नहीं। अब देखें यहाँ पर जब आपने पानी को रखा, ठीक है, रखने पर आपने देखा कि अंडर टेम्परेचर कम था, फ्रीज़र के अंदर टेम्परेचर कम होने की वजह से लिक्विड के मालिक्यूल्स के दरमियान इंटरमालिक्यूलर फोर्स स्ट्रांग हुई। तो स्ट्रांग होने की वजह से आपका लिक्विड किस में कन्वर्ट हो गया, सॉलिड में, यानी वाटर किस में कन्वर्ट हो गया, आइस में। अब उस टेम्परेचर के ऊपर आपका मुकम्मल लिक्विड आइस में कन्वर्ट नहीं हुआ, बल्कि आपका जो थोड़ा लिक्विड अभी किस में कन्वर्ट हुआ है, सॉलिड में। ठीक है, अब उस टेम्परेचर के ऊपर आपका लिक्विड भी मौजूद है और सॉलिड भी मौजूद है। अब आपके वाटर से अगर हम देखें ज़ीरो पे जब पहुंचते हैं तो आपके 0 डिग्री सेल्सियस के ऊपर आपका वाटर भी मौजूद होता है और आपकी आइस भी मौजूद होती है। ये दोनों स्टेट क्या होती हैं, यहाँ पर इकट्ठे पाई जाती हैं। यहाँ तक क्लियर। नेक्स्ट चलते हैं। अब आप देखते हैं कि वाटर से 0 पे कितना वेपर प्रेशर होता है, 4.58। अगर हम बर्फ़ को बाहर निकालें तो आपको उसके ऊपर से भी क्या बनते नजर आएंगे, वेपर्स बनते नजर आएंगे। इसका मतलब वो वेपर जब किसी चीज़ के साथ टकराएंगे तो वो भी कुछ ना कुछ क्या एक्सर्ट करेंगे, प्रेशर। तो उन आइस से जो वेपर बनते हैं 0 पे, उनका वेपर प्रेशर भी कितना होता है, 4.58। तो जिस टेम्परेचर के ऊपर आपके वाटर से और आपके आइस से, ठीक है, जो वेपर्स बने उन दोनों का प्रेशर एक दूसरे के क्या आ जाएगा, इक्वल हो जाएगा। तो उस टेम्परेचर को नाम क्या देंगे, फ्रीजिंग पॉइंट। अब किस टेम्परेचर पर ये सारा हो रहा है, 0 डिग्री सेल्सियस पे। 0 डिग्री सेल्सियस पे आपका वाटर की फॉर्म में भी है और आइस की फॉर्म में भी, और उस टेम्परेचर पे आपके दोनों से जो वेपर बने उन दोनों का प्रेशर एक दूसरे के इक्वल है। तो इस टेम्परेचर को नाम क्या देंगे हम, फ्रीजिंग पॉइंट। तो वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है हमारे पास है, 0 डिग्री सेल्सियस। यहाँ तक क्लियर। चलेंगे अब यहाँ पर नीचे हमारे पास कुछ लिक्विड हैं, ठीक है, अब उनके फ्रीजिंग पॉइंट भी दिए गए हैं और उनके हमारे पास क्या दिए गए हैं, बॉइलिंग पॉइंट भी दिए गए हैं। तो चलें देखते हैं। पहला लिक्विड है डाई इथाइल ईथर। ठीक है, इसका हमारे पास है, यहाँ पर मैंने फार्मूला इकट्ठा करके लिखा है। तो यहाँ पर क्या है, C2H5 ट्वाइस, ठीक है, और O। ठीक है, इसमें 2 इथाइल ग्रुप हैं और साथ में हमारे पास ये क्या है, ऑक्सीजन है। तो ये हमारे पास डाई इथाइल ईथर का क्या हमारे पास है, फार्मूला। अगर हम देखें तो ये किस टेम्परेचर के ऊपर फ्रीज करता है, इसका फ्रीजिंग पॉइंट क्या है, -116 डिग्री सेल्सियस। जब इसका बॉइलिंग पॉइंट कितना आता है, 34.6 डिग्री सेल्सियस। बात समझ आ गई। चलें, इथाइल अल्कोहल, इसका फार्मूला क्या था, C2H5 और OH, और इसका हमारे पास फ्रीजिंग पॉइंट क्या था, -115 डिग्री सेल्सियस, और बॉइलिंग पॉइंट कितना आता है, 78। अभी आपने देखा वाटर का, अब वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट कितना होगा, इसका फार्मूला होता है H2O, फ्रीजिंग पॉइंट होता है 0.0। 0 के ऊपर आपके जो वाटर है, ठीक है, वो लिक्विड स्टेट में भी है और सॉलिड में भी है, और उस लिक्विड और सॉलिड से जो वेपर्स बने उन दोनों का प्रेशर 0 के ऊपर क्या होता है, इक्वल हो जाता है। तो इस स्टेट को नाम क्या देते हैं, इस टेम्परेचर को नाम क्या देते हैं, फ्रीजिंग पॉइंट। तो उसका 0 डिग्री सेल्सियस क्या फ्रीजिंग पॉइंट है, जबकि बॉइलिंग पॉइंट क्या है हमारे पास है 100 डिग्री सेल्सियस। अब N ऑक्टेन
ऑक्टामीन होता है 8, तो C8H क्या हो गया हमारे पास 18, ठीक है। इसका फ्रीजिंग पॉइंट कितना होगा -57, जबकि बॉइलिंग पॉइंट कितना होगा 126 होगा। अब एसिटिक एसिड CH3COOH, अगर हम देखें तो एसिटिक एसिड का फ्रीजिंग पॉइंट कितना है 16.6 और बॉइलिंग पॉइंट कितना है 118। अब ये जो आपने फ्रीजिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट अच्छे तरीके से देख लेने हैं, ये आपसे MCQs के तौर पर पूछा जाएगा। जैसे द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ इथाइल अल्कोहल इज, तो आप किस ऑप्शन को टिक लगाएंगे -115 डिग्री सेल्सियस। यहाँ तक क्लियर? तो यहाँ तक आपका हो गया व्हाट इज फ्रीजिंग पॉइंट। आप अपनी बुक से देख लें तो आपकी बुक पे ये फ्रीजिंग पॉइंट की डेफिनेशन स्टार्ट से लेकर व्हेन से लेकर यहाँ पर ये बोल्ड फेज में लिखा हुआ है फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड, तो यहाँ तक आपकी क्या होगी डेफिनेशन। ये आगे वाली लाइन करने की ज़रूरत नहीं कि बॉइलिंग पॉइंट एंड फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ फ्यूल लिक्विड आर गिवन इन द टेबल 5.2, ये लास्ट वाली लाइन करने की ज़रूरत नहीं, लेकिन आप टेबल ये अच्छे तरीके से याद करेंगे किसके लिए, MCQs के लिए, ठीक है। अगर किसी चीज़ की नहीं समझ आए तो पूछ लें।